नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे प्रसिद्ध कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत कमलेश्वर जी की प्रसिद्ध कहानी दिल्ली में एक मौत। कमलेश्वर जी नई कहानियों के पुरोधा और श्रेष्ठ कहानीकार हैं, तो ऐसे श्रेष्ठ लेखक की एक प्रसिद्ध कहानी है। तो चलते हैं इनकी कहानी पर। मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। अब न जाने क्यों मुझे मन में लग रहा था कि दीवान चंद्र की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल ही हो जाना चाहिए। उनके लड़के से मेरी खास जान पहचान। ऐसे मौके पर तो दुश्मन का भी साथ दिया जाता है, पर सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत छूट रही थी। पर मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने की बात भीतर ही भीतर कचोट रही थी। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। सुबह के 9 बजे थे। पूरी दिल्ली धुंध में लिपटी हुई थी। सड़कें नम थे, पेड़ भीगे हुए थे, कुछ साफ नहीं दिखाई देता। जिंदगी की हलचल का पता आवाज़ों से लग रहा था। ये आवाज़ें कानों में बस गईं। घर के हर हिस्से से आवाज़ आ रही थी। बांसवानी के नौकर ने रोज की तरह स्टोव जला दिया। उसकी सनसनाहट दीवार के पार से आ रही थी। बगल वाले कमरे में अतुल मवानी जूते पालिश कर रहा है। ऊपर सरदार जी मूंछों पर फिक्सो लगा रहे हैं। उनकी खिड़की के पर्दे के पार जलता हुआ बल्ब मोती की तरह चमक रहा है। सब दरवाजे बंद हैं, सब खिड़कियों पर पर्दे हैं, लेकिन हर हिस्से में जिंदगी की खनक है। 3 मंजिले पर वासवानी ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और पाइप खोल दिया। कोहरे में बसें दौड़ रही हैं। जूं जूं करते भारी टायरों की आवाज़ें दूर से नज़दीक आती हैं और फिर दूर हो जाती हैं। मोटर रिक्शे बेतहाशे भागे जा रहे हैं। टैक्सी का मीटर अभी किसी ने डाउन किया। पड़ोस के डॉक्टर के यहाँ फ़ोन की घंटी बजी। कोहरे में बसें दौड़ रही हैं। जूं जूं करते भारी टायरों की आवाज़ें दूर से नज़दीक आती हैं और फिर दूर होती जाती हैं। मोटर रिक्शे बेतहाशा भागे चले जा रहे हैं। टैक्सी का मीटर अभी किसी ने डाउन किया। पड़ोस के डॉक्टर के यहाँ फ़ोन की घंटी बजी और पिछवाड़े गली से गुजरती हुई कुछ लड़कियाँ सुबह की शिफ्ट पर जा रही हैं। सख्त सर्दी है। सड़कें ठिठुरी हुई हैं और कोहरे के बादलों को चीरती हुई कारें और बसें हॉर्न बजाती हुई चली जा रही हैं। सड़कों और पटरियों पर भीड़ है, पर कोहरे में लिपटा हुआ हर आदमी भटकती हुई रूह की तरह लग रहा है। वे रूहें चुपचाप धुंध के समुद्र में बढ़ती जा रही हैं। बसों में भीड़ है। लोग ठंडी सीटों पर सिकुड़े हुए बैठे हैं और कुछ लोग बीच में ही ईसा की तरह सलीब पर लटके हुए हैं। बाहें पसारे, उनकी हथेलियों में कीले नहीं हैं, बस की बर्फीली चमकदार छड़ें हैं। और ऐसे में दूर से एक अर्थी सड़क पर चली आ रही है। इस अर्थी की खबर अखबार में है। इसी मौत की खबर होगी। अखबार में छपा है, आज रात करोल बाग के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेसमैन मैग्नेट सेठ दीवान चंद्र की मौत इरविन अस्पताल में हो गई। उनका शव कोठी पर ले आया गया है। कल सुबह 9 बजे उनकी अर्थी आर्य समाज रोड से होती हुई पंचकुइयां शमशान भूमि के में दाह संस्कार के लिए जाएगी और इस वक्त सड़क पर आती हुई यह अर्थी उन्हीं की होगी। कुछ लोग टोपियां लगाए हैं और मफलर बांधे खामोशी से पीछे आ रहे हैं। उनकी चाल बहुत धीमी है। कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है अर्थी के पीछे कुछ आदमी हैं। मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं अखबार एक तरफ रखकर दरवाज़ा खोलता हूँ। अतुल मवानी सामने खड़ा है। यार, क्या मुसीबत है, आज कोई आयरन करने वाला भी नहीं आया, जरा अपना आयरन तो देना। अतुल कहता है तो मुझे तसल्ली होती है, नहीं तो उसका चेहरा देखते ही मुझे खटका हुआ कि कहीं शव यात्रा में जाने का बवाल न खड़ा कर दी। मैं उसे फ़ौरन आयरन दे देता हूँ और निश्चिंत हो जाता हूँ कि अतुल अपनी पैंट पर लोहा करेगा और दूतावास के चक्कर काटने के लिए निकल जाएगा। जब से मैंने अखबार में सेठ दीवान चंद्र की मौत की खबर पढ़ी थी, मुझे हर क्षण यही खटका लगा था, कहीं कोई आकर इस सर्दी में शव में जाने की बात न कह दे। बिल्डिंग के सभी लोग उनसे परिचित थे और सभी शरीफ तथा दुनियादारी वाले आदमी थे। तभी सरदार जी का नौकर जीने से भड़बड़ाता हुआ आया और दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगा। अपने को सहारा देने के लिए मैंने उससे पुकारा, धर्मा, कहाँ जा रहे हो? सरदार जी के लिए मक्खन लेने, उसने वहीं से जवाब दिया। तो लगे हाथ लपक कर मैंने भी सिगरेट मंगवाने के लिए उसको पैसा थमा दिया। सरदार जी नाश्ते के लिए मक्खन मंगवा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वे शव यात्रा में नहीं जा रहे हैं। मुझे कुछ और राहत मिली। जब अतुल मवानी और सरदार जी का इरादा शव यात्रा में जाने का नहीं है, तो मेरा कोई सवाल ही नहीं उठता। इन दोनों का या वासवानी परिवार का ही सेठ के यहाँ ज़्यादा आना जाना था।
मेरी तो 4-5 बार की मुलाकात भर है। अगर ये लोग ही शामिल नहीं हो रहे हैं तो मेरा तो सवाल ही नहीं उठता। सामने बाजरे पर मुझे मिसेज वासवानी दिखाई पड़ी। उनके खूबसूरत चेहरे पर अजीब सी सफ़ेदी और होठों पर पिछली शाम की लिपस्टिक की हल्की लाली अभी भी मौजूद थी। गाउन पहने ही वे निकली थी और अपना जूड़ा बांध रही थी। उनकी आवाज़ सुनाई पड़ी, ज़रा मुझे पेस्ट देना प्लीज़। मुझे और राहत मिली। इसका मतलब है कि मिस्टर वासवानी भी मैयत में शामिल नहीं हो रहे हैं। दूर आर्य समाज रोड पर वही अर्थी बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। अतुल मवानी मुझे आयरन लौटा जाता है। मैं आयरन लेकर दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ, पर वह भीतर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, सुना तुमने, दीवान चंद की कल मौत हो गई। मैंने अभी अखबार में पढ़ा है। मैं सीधा सा जवाब देता हूँ ताकि मौत की बात आगे न बढ़े। अतुल मवानी के चेहरे पर सफ़ेदी झलक रही थी। वह सेव कर चुका था। वह आगे कहता है, बड़े भले आदमी थे दीवान चंद। यह सुनकर मुझे लगता है कि अगर बात आगे बढ़ गई तो अभी शव यात्रा में शामिल होने की नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ, तुम्हारे उस काम का क्या हुआ? बस मशीन आने की देर है, आते ही अपना कमीशन तो खड़ा हो जाएगा। यह कमीशन का काम भी बड़ा बेहुदा है, पर क्या किया जाए, 8-10 मशीनें मेरे थ्रू ही निकल गई। अगर ये सब पूरा हो जाए तो मैं अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा। अतुल मवानी कह रहा था, भाई शुरू में जब मैं यहाँ आया तो सेठ दीवान चंद जी ने बड़ी मदद की थी। आज उन्हीं की वजह से कुछ काम धाम मिल गया है। लोग बहुत मानते थे उन्हें। फिर दीवान चंद का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। तभी खिड़की से सरदार जी सिर निकाल कर पूछने लगे, मिस्टर मवानी कितने बजे चलना है? वक्त तो 9 बजे का था। सर्दी और कोहरे की वजह से कुछ देर हो जाए, वह कह रहा था, और मुझे लग रहा था कि बात शव यात्रा के बारे में ही हो रही है। सरदार जी का नौकर धर्मा मुझे सिगरेट देकर जा चुका है और ऊपर मेज पर चाय लगा रहा है। तभी मिसेज वासवानी की आवाज़ सुनाई पड़ी, मेरे ख्याल से प्रमीला वहाँ ज़रूर पहुँचेगी। क्यों? पहुँचना तो चाहिए। तुम भी ज़रा तैयार हो जाओ, कह मिस्टर वासवानी बाजरे से गुजर गए। अतुल मुझसे पूछ रहा था, शाम को कॉफ़ी हाउस की तरफ आना होगा? शायद चलाऊं, कहते हुए मैं कम्बल लपेट लेता हूँ और वापस अपने कमरे में आ जाता हूँ। आधे मिनट बाद ही उसकी आवाज़ फिर आई, भाई बिजली आ रही है? मैं जवाब देता हूँ, हाँ आ रही है। मैं जानता हूँ वह इलेक्ट्रिक रॉड से पानी गर्म कर रहा है, इसलिए उसने ये पूछा है। बूट पॉलिश वाला लड़का हर रोज़ की तरह अदब से आवाज़ लगाता है और सरदार जी उसे ऊपर बुला लेते हैं। लड़का बाहर बैठकर पॉलिश करने लगता है। वह अपने नौकर को हिदायत दे रहे हैं, खाना ठीक 1 बजे लेकर आना, पापड़ भून लाना और सलाद भी बना लेना। मैं जानता हूँ सरदार जी का नौकर कभी वक्त से खाना नहीं पहुँचाता, ना ही उनके मन की चीज़ें पकाता है। बाहर सड़क पर कोहरा भी घना है, सूरज की किरणों का पता नहीं। कुलचे छोले वाले वैष्णव ने अपनी रेहड़ी लाकर खड़ी कर ली है। रोज़ की तरह वह प्लेटें सजा रहा है। उसकी खनखनाहट की आवाज़ें आ रही हैं। 7 नंबर की बस छूट रही है। सूलियों पर लटके ईसा उसमें चले जा रहे हैं और क्यों में खड़े और लोगों को कंडक्टर पेशगी टिकट बांट रहा है। हर बार जब वह पैसे वापस करता है तो रेजगारी की खनक यहाँ तक आ जाती है। धुंध में लिपटी हुई रूहें, काली वर्दी वाला कंडक्टर शैतान की तरह सभी लग रहे हैं। अर्थी अब कुछ पास आ गई। नीली साड़ी पहनूं? मिसेज वासवानी पूछ रही हैं। वासवानी के जवाब देने की घुटी घुटी सी आवाज़ से लग रहा था कि वह टाई की नॉट ठीक कर रहा है। सरदार के नौकर उनका सूट ब्रश करके हैंगर पर लटका रहा है और सरदार शीशे के सामने खड़े पगड़ी बांध रहे हैं। अतुल मवानी फिर मेरे सामने से निकला। पोर्टफोलियो उसके हाथ में है। पिछले महीने बनवाया हुआ सूट उसने पहन रखा है। उसके चेहरे पर ताजगी और जूतों पर चमक। आते ही वह मुझसे पूछने लगा, तुम नहीं चल रहे हो? और जब तक मैं पूछूं कहाँ चलने को बोल रहा है, वह सरदार जी को आवाज़ लगाता, आइए सरदार जी, देर हो रही है, 10 बज चुके हैं। 2 मिनट बाद ही सरदार जी तैयार होकर नीचे आते हैं कि वासवानी ऊपर से ही मवानी का सूट देकर पूछता है, किधर सिलाया ये सूट? उधर खान मार्केट से। बहुत अच्छा सिला है, टेलर का पता हमें भी देना। फिर वो अपनी मिसेज को पुकारता है, आ जाओ डियर, मैं नीचे खड़ा हूँ। कहता हुआ वह भी मवानी और सरदार जी के पास आकर खड़ा हो जाता है और सूट को हाथ लगाते हुए पूछता है, लाइनिंग इंडियन से? इंग्लिश? बहुत अच्छा फिटिंग है, कहते हुए वह टेलर का पता डायरी में नोट करता है। मिसेज वासवानी बारजे पर दिखाई पड़ती हैं। अर्थी अब सड़क पर ठीक मेरे कमरे के नीचे है। उसके हाथ
साथ कुछ एक आदमी हैं, एक दो कारें भी हैं जो इधर उधर रेंग रही हैं। लोग बातों में मशगूल हैं। मिसेज वासवानी जूड़े में फूल लगाते हुए नीचे उतरी। सरदार जी अपनी जेब का रुमाल ठीक करने लगते हैं और इससे पहले कि लोग बाहर जाएं, वासवानी मुझसे पूछता है, आप नहीं चल रहे हैं? आप चलिए, मैं आ रहा हूँ, कहता हुआ दूसरे ही क्षण मुझे लगता है कि उसने मुझसे कहाँ चलने को कहा है। मैं भी खड़ा ही सोच ही रहा था कि वे चारों घर के बाहर हो जाती हैं। अर्थी कुछ और आगे निकल गई। एक कार पीछे से आती है और अर्थी के पास धीमी हो जाती है। चलने वाले साहब शव यात्रा में पैदल चलने वाले एक आदमी से कुछ बात करते हैं और कार सरल से आगे बढ़ जाती है। अर्थी के साथ पीछे जाने वाली दोनों कारें भी उस कार के पीछे सरसराती हुई चली जाती हैं। मिसेज वासवानी और वे तीनों लोग टैक्सी स्टैंड की ओर जा रहे हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ। मिसेज वासवानी ने फर्क कॉलर डाल रखा है और शायद सरदार जी अपने चमड़े के दस्ताने पहने हुए हैं। वे टैक्सी पर बैठ जाते हैं। अब टैक्सी इधर ही आ रही है और उसमें से खिलखिलाने की आवाज़ें मुझे सुनाई पड़ रही हैं। वासवानी आगे सड़क पर जाती अर्थी की ओर इशारा करते हुए ड्राइवर को कुछ बता रहे हैं। मैं चुपचाप खड़ा देख रहा हूँ। अब ना जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवान चंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल ही हो जाना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है और ऐसे मौके पर तो दुश्मन का भी साथ दिया जाता है। उन चारों की टैक्सी अर्थी के पास धीमी होती है। मवानी गर्दन निकालकर कुछ कहता है और दाहिने हाथ से रास्ता काटते हुए टैक्सी आगे बढ़ जाती है। मुझे धक्का सा लगता है और मैं ओवरकोट पहनकर चप्पलें डालकर सीधे नीचे आ जाता हूँ। मुझे मेरे कदम अपने आप अर्थी के पास पहुँचा देते हैं और मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। 4 आदमी कंधा दिए हुए हैं, 7 आदमी साथ चल रहे हैं और 7वां मैं ही हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि आदमी के मरते ही कितना फ़र्क पड़ जाता है। पिछले साल ही दीवान चंद ने अपनी लड़की की शादी की थी। हज़ारों लोगों की भीड़ थी। कोठी के बाहर कारों की लाइन लगी हुई थी। मैं अर्थी के साथ साथ लिंक रोड पर पहुँच चुका था। अगले मोड़ पर पंचकुइयाँ शमशान भूमि। जैसे ही अर्थी मोड़ पर घूमती है, लोगों की भीड़ और कारों की कतारें मुझे दिखाई देने लगती है। कुछ स्कूटर भी खड़े हैं। औरतों की भीड़ एक तरफ और उनकी बातों की ऊंची ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही हैं। उनके खड़े होने में वही लचक है जो कनॉट प्लेस में दिखाई देती है। सभी के जूड़ों के स्टाइल अलग अलग हैं। मर्दों की भीड़ से सिगरेट का धुआं उठकर कोहरे में घुल रहा था। बात करती हुई औरतों के लाल लाल होंठ, सफ़ेद सफ़ेद दांत चमक रहे थे। उनकी आंखों में गुरूर था। अर्थी को बाहर बने चबूतरे पर रख दिया गया। अब खामोशी छा गई। इधर उधर बिखरी हुई भीड़ शव के इर्द गिर्द जमा हो गई और कारों के शोफर हाथ में फूलों के गुलदस्ते और मालाएं लिए अपनी मालकिनों की नज़रों का इंतजार कर रहे थे। मेरी नज़र वासवानी पर पड़ी। वह अपनी मिसेज को आंखों के इशारे से शव के पास जाने को कह रहा था और वह है कि एक औरत के साथ खड़ी बात कर रही थी। सरदार जी और अतुल मवानी भी वहीं खड़े हुए थे। शव का मुंह खोल दिया गया और औरतें फूल और मालाएं उनके इर्द गिर्द रखती जा रही हैं। शोफर खाली होकर अब कारों के पास खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं। एक महिला माला रखकर कोट की जेब से रुमाल निकालकर अपनी नाक पर रखकर नाक सुड़कने लगती है और पीछे हट जाती है और सभी औरतों ने रुमाल निकाल लिए। उनकी नाकों से आवाज़ें आने लगी। कुछ आदमियों ने अगरबत्तियां जलाकर शव के सिरहाने रख दी। वे निश्चल खड़े हैं। आवाज़ों से लग रहा है औरतों के दिल को ज़्यादा सदमा पहुंचा है। अतुल मवानी अपनी पोर्टफोलियो से कोई कागज़ निकालकर वासवानी को दिखा रहा था। मेरे ख्याल से वह पासपोर्ट का फॉर्म है। अब शव को भीतर शमशान भूमि में ले जाया जा रहा है। भीड़ फाटक के बाहर खड़ी देख रही है। शोफरों ने सिगरेटें या तो पी ली हैं या बुझा दी हैं। वे अपनी कारों के पास तैनात हैं। शव अब भीतर पहुंच चुका है। मातमपुरसी के लिए आए हुए आदमी और औरतें अब बाहर की तरफ लौट रहे हैं। कारों के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ें आ रही हैं। स्कूटर स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ लोग रीडिंग रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ रहे हैं। कोहरा भी घना है। बसें सड़क से गुजर रही हैं और मिसेज वासवानी कह रही हैं, प्रमिला ने शाम को बुलाया है, चलोगे ना डियर? कार आ जाएगी, ठीक है ना? वासवानी स्वीकृति में सर हिला देते हैं। कारों में जाते हुए औरतें मुस्कुराते हुए एक दूसरे से विदा ले रही थी और बाय बाय के कुछ आवाज़ें आ रही थी। कार स्टार्ट होकर जा रही हैं। अतुल मवानी और सरदार जी भी रीडिंग रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ गए हैं। मैं खड़ा सोच रहा हूँ, अगर मैं भी तैयार होकर आया होता तो सीधे यहीं से काम पर निकल जाता,
लेकिन अब तो 11:30 बज चुके हैं। चिता में आग लगा दी गई और 4-5 आदमी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। मेरी तरह वे भी यूं ही चल रहे हैं और आए हुए हैं। उन्होंने ज़रूर छुट्टी ले रखी होगी, नहीं तो वे भी तैयार होकर आते। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि घर जाकर तैयार होकर दफ्तर जाऊं या एक मौत का बहाना बनाकर आज की छुट्टी ले लूं। आखिर मौत तो हुई ही है और मैं शव यात्रा में भी शामिल हुआ हूँ। तो इस तरह आपने सुनी कमलेश्वर जी की एक प्रसिद्ध कहानी, दिल्ली शहर में एक मौत। आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो यदि आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में भी शेयर करिए। और मित्रों, हमारे चैनल में विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण विषय वस्तु का उल्लेख किया गया है। हर तरह के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियों का भी वाचन है और विशेष तौर से यूजीसी नेट की परीक्षा में लगे हुए पाठ्यक्रम का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। तो आप उन्हें भी सुने और यदि कोई मित्र है आपका जो कि तैयारी कर रहा है तो आप उसे भी बताएं और लाभ प्राप्त करें। तो फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण तथ्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।